बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। क्या कुछ कहना चाहेंगी पहले तो हमारे दर्शकों से अपने बारे में कि सिमी कौन है, क्या करती है? मेरा नाम इंजीनियर सिमी प्रजापति है और मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ। बहस पे आज हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट में। हम्म। तो मान लीजिए जैसे मीडिया में प्रेजेंटेशन देना है या कोई बयान देना है तो सोचना पड़ता होगा ना, क्या बोले कि कहीं पार्टी ना नाराज हो जाए, क्या बोले सत्य की सत्ता का बुलडोजर ना। नहीं, देखिए, सबसे पहले व्यक्ति यदि सामाजिक से राजनीतिक पटल पे अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य बनता है कि वो सामाजिक से राजनीतिक में ये सब वजह अगर लड़की घर में जन्म लेती थी तो ये बोला जाता था कि अब हमारा इसका बोझ कैसे हम सह कर पाएंगे, क्योंकि गरीब परिवार है, वो तो लिंग की जांच करा नहीं सकता। अपराधी अपराध करता है, महिला के साथ किसी तरह का कृत्य हो जाता है तो देखिए 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार होता है, थाने से लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है। देखिए, आप एनकाउंटर भी हो रहा है। अब आप ये भी तो सोचिए कि एनकाउंटर हो किसका रहा है, कौन चीज बरी हो रहा है, कौन कौन व्यक्ति बरी हो रहा है, कौन व्यक्ति जेल के अंदर है। देखिए, नमस्कार, मैं विक्रम और अपने पॉडकास्ट में लगातार हम दिलचस्प लोगों से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया। आज भी हमारे साथ खास महिला नेत्री होंगी जिन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर तमाम काम किए हैं और एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़कर यानी कि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़कर लगातार वो आम जनमानस के बीच बनी रहती है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव सिमी प्रजापति जी हैं, जो एक ऐसी महिला नेता है जो विपक्ष में रहकर भी लगातार तीखे सवाल से सत्ता पक्ष पर वार करती नजर आती हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और राजनीति में महिला किस तरह से काम कर रही है। इस बात को, इस जर्नी को भी हम आपको दिखाते हैं। सिमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। क्या कुछ कहना चाहेंगी पहले तो हमारे दर्शकों से अपने बारे में कि सिमी कौन है, क्या करती है? मेरा नाम इंजीनियर सिमी प्रजापति है और मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ और लगातार जो भी महिलाओं को लेके हो या समाज को लेके हो, पार्टी को लेके हो, उन मुद्दे पे हमेशा सत्ता के उसमें जो भी मेरे से बनता है मैं कर रही हूँ और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं यही चाहती हूँ कि जो भी जनता की समस्याएं हैं, जिससे हमको एक उनके हक की लड़ाई के लिए बात रखनी चाहिए। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व या जनता द्वारा बनाया गया नेता का सर्वप्रथम यही एक दायित्व होता है कि हमें अपने लोगों की समस्याओं को, क्षेत्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो समस्या को सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता है। उसी आशा से मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ और सामाजिक नेता भी हूँ और साथ में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव भी हूँ। बिल्कुल। देखिए इसमें अच्छा एक महिला नेता हो आप, है ना? एक महिला नेता होने के नाते सबसे बड़ी राजनीति में चुनौती क्या आती है जो अब तक आ रही है और उसको कहीं न कहीं रोज़ सामना करना पड़ता है? देखिए, राजनीतिक जो आप राजनीति का शब्द बोला, तो राजनीति शब्द तो कहीं न कहीं पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए बनाया गया है। क्योंकि जो हमारा संविधान बनाया गया था, उस संविधान में दोनों को समानता का अधिकार दिया गया था, जिससे कि मतलब अपने हक की लड़ाई के लिए महिलाएं हमेशा लड़ाई शुरू से ही लड़ती आई, पर राजनीतिक हिस्सेदारी उनको थोड़ा-सा लेट में मिली, क्योंकि जो बनाया गया संविधान था, उसको लागू होने के बाद वो पुरुषों के हाथ में रहा और पुरुषों के हाथ तक हम तक पहुँचते-पहुँचते थोड़ा टाइम लगा। तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात अगर कहेंगे तो थोड़ा-सा हम लोग को विलम्ब मिला, पर हाँ, अगर हम लोग को जिस तरह हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह यदि हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी भी शुरू से दी जाती, पुरुष प्रधान जैसे देश में, तो कहीं न कहीं हम लोग, जैसे हमारी प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उसी तरह से हम लोग कहीं न कहीं और जगह में अपनी मतलब जो योग्यता को प्रदर्शित कर सकते थे। पर हम लोगों को हिस्सेदारी देर से मिली सही, पर हाँ, मतलब आज ये इस मुकाम पे महिलाएँ हैं कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और घर की समस्याओं को, घर में अपने बच्चों को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं न कहीं आगे आ रही हैं और उनको कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़ायदा भी हो रहा है। अच्छा, सिमी लगता है कि विपक्ष में रहकर काम करना ज़्यादा मुश्किल है या सत्ता में रहकर काम करना ज़्यादा मुश्किल है? क्या लगता है? देखिए, मैं ये जो आपने अब मान सवाल लीजिए किया। कुछ कहीं बोलना है, जैसे आज बहस पे आज हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट में, तो मान लीजिए जैसे मीडिया में प्रेजेंटेशन देना है या कोई बयान देना है तो सोचना पड़ता होगा ना, क्या बोले कि कहीं पार्टी ना नाराज हो जाए, क्या बोले सत्य की सत्ता का बुलडोजर ना चल जाए, तो डर डर के बोलते हैं नेता। नहीं, देखिए, सबसे पहले व्यक्ति यदि सामाजिक से राजनीतिक
पटल पे अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य बनता है कि वो सामाजिक से राजनीतिक किस वजह से हुआ है। क्या उसको सामाजिक काम को करते समय कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अगर वो राजनीतिक मंच पे अगर जाएगा तो वो ज़्यादा मदद कर सकता है लोगों की। तो क्या वो अपने विचारों को हनन करके क्या उस राजनीतिक हिस्सेदारी या राजनीतिक पटल पे बैठ के क्या लोगों की समस्याओं को देख सुनना या उनके बारे में बोलना बंद कर देगा? तो सबसे पहले उसका विचार वहाँ नहीं मार खाना चाहिए। यदि विचार से मात खा जाता है या विचार कहीं न कहीं उसके डगमगा जाते हैं, तो फिर वो राजनीति को एक सामाजिक तौर पे ना देके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज़ करता है। तो मेरा मानना तो ये है कि यदि राजनीतिक हिस्सेदारी में या राजनीति में रह के चाहे पक्ष हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, यदि वो बैठा हुआ है, तो उसको सबसे पहले अपने विचारों को हनन ना करते हुए कोई ना कोई कदम चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, जनता के लिए होना चाहिए। अच्छा, महिला हो, तमाम जगह पर जाती होगी, प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में, है ना? तो कभी ऐसा लगता है कि यार हम महिलाएं हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा फील होता होगा कि यार हम शोपीस है क्या, लोग हमें ऐसे घूरते हैं, ऐसे देखते हैं। ये तो होता होगा ना, ये तो आम बात है। मुझे लगता है राजनीति में ये तो हर महिला को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा भी फील आता है कि यार हम शोपीस है क्या? देखिए, आपने सही बोला पर कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग पीसी होता हुँ, है ना? हुँ, और जब वो अकेला होगा तो अगर उसमें कुछ ऐसी सिम्पटम्स होंगे, जिससे उसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, तो देखने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है और अगर देख भी रहा है तो कहीं न कहीं वो अपने आप में वो आइडेंटिटी रख रहा है, हुँ, चाहे उसके फेस में अट्रैक्शन हो, चाहे उसके बात करने में अट्रैक्शन हो, हुँ। चाहे उसके मतलब मतलब कहीं न कहीं विचारों में अट्रैक्शन हो। उसमें भी कहीं न हाँ, कहीं योग्यता है। हाँ, योग्यता ही है तभी तो व्यक्ति उसको देख रहा है, अदरवाइज़ तो मतलब राह चलते तो काफ़ी लोग मिलते हैं। हुँ। पर अगर आपके पर्टिकुलर आपकी तरफ व्यक्ति का अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आप में कुछ ऐसा हट के है जो दूसरे से अलग है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपकी सरकार 2012 से 16 तक रही, हुँ, है ना लगभग। तो महिला सुरक्षा, चूँकि हम आज महिलाओं के विषय पर और महिला नेत्री से बात कर रहे हैं, हुँ। तो क्या लगता है, योगी सरकार में महिलाएँ ज़्यादा सुरक्षित थी या आपकी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित नज़र आती थी? मतलब इन दोनों पहलुओं को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सरकार जब से हम 2012 से मैं हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 तक रही, तो हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जितनी भी महिलाओं से लेके योजनाएँ बनाई गई, हुँ, वो समाजवादी पार्टी में बनाई गई। हुँ, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे बच्चों के विवाह के लिए हो, चाहे बच्चे के जन्म के लिए हो। अगर पहले समय ये था कि अगर लड़की घर में जन्म लेती थी, तो ये बोला जाता था कि अब हमारा इसका बोझ कैसे हम सह कर पाएँगे क्योंकि गरीब परिवार है, वो तो लिंग की जाँच करा नहीं सकता कि जैसे बड़े लोग हैं तो भैया लिंग जाँच करा के लड़की को अवॉइस करा देते हैं। हुँ, ठीक है, तो वो उसकी मजबूरी थी कि बच्चा पैदा करना और बच्चा पैदा करने में अगर पता चला लड़की ही पहले से थी और 2 लड़कियाँ और ऑलरेडी फिर एक और आ गई, तो वो सोचता था कि मैं इन लड़कियों को पालूँगा कैसे? हुँ, तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो जननायक थे, माननीय अखिलेश भैया, उन्हें ये चीज़ पता थी क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति थे। उनको ये पता था कि हमारा समाज कहीं न कहीं इस वजह से अपनी लड़कियों को ना पढ़ा पाता है, ना उनको स्कूलिंग करा पाता है और ना ही कहीं न कहीं उनकी जो जो व्यवस्थाएँ हैं, जो उनको आगे बढ़ाने की हो रही हैं, वो पीछे चली जाती हैं। हुँ, तो उन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले उनको जो मतलब उनको एक राशि दी जाती है, माँ-बाप को वो दी गई। फिर इसके बाद जब वो स्कूल में प्रवेश करी तो स्कूल का सिस्टम भी कि मतलब बच्चा पढ़ने आ रहा है तो उसके लिए कपड़े और उसके बस्ता, उसके खाने का इंतज़ाम। फिर इसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ मतलब फिर 10वीं पास हुआ, 8वीं पास हुआ तो उसको एक प्राइज़ से कन्या लैपटॉप दिया विद्याधर गया हाँ, और फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई करनी है तो उसमें भी सहयोग किया गया। जब लड़की शादी होके जाती है तो शादी होने के बाद उसके साथ अगर दहेज प्रथा सिमी जैसे फिर भी इसमें सवाल ये है कि सुरक्षित कितनी है महिला? नहीं तो सुरक्षित उस समय थी ना क्योंकि देखिए अगर मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखिए जब लड़की सुरक्षित कब थी जब उसके साथ सिस्टम काम कर रहा था सरकार उसके साथ चल रही थी हुँ, और जैसे मान लीजिए हम इस समय की मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं तो अगर हम उनसे किसी महिला के साथ गलत हो रहा है और हमने कहा कि आपकी सरकार में महिला के साथ गलत हो रहा है तो वो ये कहते थे कि हर हर उसमें चौराहे पे कैमरा इस तरह के फोकस कर रहा है कि कोई किसी भी कोई तरह का दूसरा चौराहा नहीं पार नहीं करेगा। कोई दूसरा चौराहा नहीं कर पाएगा और जैसे ट्रैफिक सिग्नल को अगर आप मतलब क्रॉस कर रहे हो तो उसका तुरंत चालान हो जाता था हुँ, इसका मतलब आपकी चालान को लेके ट्रैफिक को लेके आपकी बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था की गई पर यदि रेप हो रहा है या कोई लड़की को लेके भागा जा रहा है तब आपका वहां पे सिस्टम खराब हो जाता था मतलब आपका जो टेक्निकल इश्यू की वजह से कैमरा काम ही नहीं कर रहा हुँ, अगर अगले चौराहे तक भी पहुंच रहा है तो भी नहीं काम कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमियों को छिपाते हुए टेक्निकल इश्यूज को आगे बढ़ाते हुए और अपने आप पे अपने पत्ता छाप फिर रही भी हैं। देखिए अब योगी सरकार में अगर अपराधी अपराध करता है, महिला के साथ किसी तरह का कृत्य हो जाता है,
तो देखिए 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार होता है, थाने से लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है। ये भी तो देखा होगा आपने। देखिए आप एनकाउंटर भी हो रहा अब है। आप ये भी तो सोचिए कि एनकाउंटर हो किसका रहा है, कौन चीज बरी हो रहा है, कौन कौन व्यक्ति बरी हो रहा है, कौन व्यक्ति जेल के अंदर है। देखिए सिस्टम सिस्टम जो बनाया गया है वो मकड़ी के जाल के जैसे है। जो छोटे लोग हैं वो मकड़ी के जाल में फंसेंगे और जो बड़े लोग हैं उनके लिए जाल है ही नहीं है। तो कानून व्यवस्था जो है उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है। कानून व्यवस्था उन लोगों की है जिनके आगे पीछे कोई सोचने वाला नहीं, जो गरीब परिवार है, जो पैसा नहीं दे सकता। अगर आप क्राइम करे हुए देखिए, इतने सारे लोग बीजेपी में है जो क्राइम करके खुलेआम घूम रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनी कि उनको जेल में बंद कर। एक समय अभी ऐसा हुआ था कि उनके लिए न्यायालय तो है ना, नहीं, न्यायालय उनके तो लिए सजा दे देता है। उनके लिए अभी एक राष्ट्रपति जी का ये आदेश हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति मतलब रेप करके भाग रहा है या पाया जा रहा है तो उसको तुरंत सजा दी जाए, मौत सजा दी जाए। पर अगर शुरुआत की जाए, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग हैं। अगर सजा सुनाई जाएगी तो सबसे ज्यादा बीजेपी के जो सांसद नेता जाएंगे जेल में, सांसद विधायक जो नेता जेल जाएंगे। तो ये सिस्टम क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि अगर लागू हुआ तो सबसे ज्यादा उनके लोग जाएंगे। अगर उनकी पार्टी में अपराधी है तो सत्ता पक्ष तो ये भी कहता है कि सबके अपराधियों को पैदा करने वाली पार्टी समाजवादी है। समाजवादी अहमद हो, चाहे मुख्तार हो, बड़े-बड़े नाम हैं। समाजवादी आप अगर देखिए आप रेप की बात को कर रहे हैं, देखिए एक होता है, देखिए अगर आप महिला सुरक्षा की बात करें तो मैंने उसमें बोला, और यहाँ पे अपराधी की बात हो रही तो अपराधी कई तरह के होते हैं। देखिए हमने महिला सुरक्षा के लिए बात की क्योंकि हम महिलाएं हैं और हम चाहते हैं कि जैसे सरकार 33% आरक्षण के लिए बात कर रही है तो उसको लागू भी तो करे। बस ये है कि आपने पेपर वर्क कर दिया, मुंह बोली बोल दिया, पर अगर जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जनता के सामने आएगा नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी 33% आरक्षण की, तो हम कैसे मान लेंगे? अच्छा सिमी, समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए क्या अलग करती है या कर रही है जो लगता है कि ये डिफरेंट कर रही है दूसरी पार्टियों से? इसमें सबसे बेसिक चीज ये है कि यदि समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में ना सोचती तो भैया जब सरकार बनाए थे अखिलेश भैया, तो उस समय इन्होंने जो 10-90 चौराहा बनाया था, इसके बाद 100 जो आपका एम्बुलेंस का बना था, 100 नंबर, 112 नंबर, तो ये सब जो बनाए गए थे अखिलेश भैया ने अपनी दूरदर्शिता की सोच से बनाया था, क्योंकि उनको पता था कि महिलाओं को अगर हमको सुरक्षित रखना है तो उनके तक हमको पहुंचना होगा। और पहुंचने का साधन ये था कि उनको अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, किसी तरह से घर में कलह क्लेश हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उनके परिवार वाले ससुराल वाले गलत कर रहे हैं, तो वहां तक हमको कैसे पहुंचा जा सकता है? क्योंकि महिलाएं भी तो वोट डाल रही है ना। महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ है। चाहे आप मतलब आंकड़ा निकाल लीजिए, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं, आप देखिए आज के समय में अगर महिला के साथ रेप होता है तो थाने में सुरक्षित नहीं है, अगर हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर भी गलत कर रहे हैं, अगर रोड में जा रही है तो रोड में उसके साथ गलत हो जा रहा है, तो महिला सुरक्षित तो है ही नहीं, घर से पकड़ के लाया जा रहा है। तो आप महिलाओं को सुरक्षित देखो, थाना क्या माना जाता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप थाने जाइए, आप अपना बरी हो जाएंगे, अपने केस में आप अपनी एफआईआर दर्ज करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ सुनवाई होगी। पर थाने में जो बैठा हुआ पुलिस है, पुलिस कर्मचारी जितने भी हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं कर, जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, महिला के साथ गलत करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई आप एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते हो, आप अपना एफआईआर ले लो, और इस तरह के केसेस है तो वो महिला थाने में भी सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में भी उसके साथ रेप हो जा रहा है, रोड में भी जा रही तो रोड, अब आप आगरा एक्सप्रेस का देखें तो रोड में उसके साथ गलत हो रहा था, तो महिला तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। कभी ये भी लगा कि पार्टी जिस पार्टी में काम कर रही हो उसमें खुद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? हाँ लगा, क्योंकि देखिए जब संघर्ष का समय घर से ही शुरू होता है, जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, जा रहे हैं तो हमें घर में जो और पार्टी के अंदर क्या संघर्ष लग रहा है? पार्टी के अंदर देखिए, पार्टी में तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है, बोला जाता है कि यदि आप जितनी मेहनत करो किसी भी फील्ड में, अगर आपको पता है कि राजनीतिक तजुर्बा होते हुए भी अगर आप पार्टी में बहुत पुराने नेता है, पार्टी में आपने बहुत साल काम किया, पार्टी में आपने अपनी सदस्यता 10 सालों के 20 सालों के लेके बैठे हुए, अगर आप पार्टी के प्रति अगर आप जिम्मेदारी समझते तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पार्टियों को नीतियों को समझना पड़ेगा। इसके बाद जब भी आपको मौका मिले आपको बोलना है, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी, जब सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी तो जो आपके नेता है वो कैसे जानेंगे कि आप उनके लिए बात कर रहे हो, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे तो 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में अगर आपको अपने से कुछ अलग करना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी तो बनानी पड़ेगी ना। संघर्ष क्या झेल रही हो पार्टी के अंदर? संघर्ष तो देखिए, मैं अभी जैसे जब से मैं समाजवादी पार्टी में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यदि आपको अपने संघर्ष की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संघर्ष तो कुछ झेलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले से तैयार होकर ही आई थी।
इसलिए तैयार होके आई थी कि मुझे पता, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में भले ही अभी नई जुड़ी हूँ, पर इसके पहले मैं 2016 से मैं सामाजिक काम कर रही हूँ, तो मुझे क्षेत्र में जाना ही पड़ता था, लोगों से मिलना ही पड़ता था। बस ये था कि लोगों की समस्याओं को यदि हमको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमको राजनीतिक तजुर्बा होना चाहिए, मंच भी राजनीतिक होना हाँ, चाहिए। मंच होना चाहिए, जहाँ से हम उनके लिए और बेटर कर सकते हैं। अच्छा सिमी, राजनीति में आने वाली जो लड़कियां होती हैं, हुँ। उनका परिवार होता है ना, तो राजनीति में अगर वो लड़कियां आ रही हैं और आज सियासत करना चाहती हैं, तो समाज में उनको कितना विरोध झेलना पड़ता है और आपको कितना झेलना पड़ा? राजनीतिक अगर हम तजुर्बे की बात करें और जो सामाजिक महिला है, क्योंकि देखिए मतलब ये एक कहा जाए कि जैसे आप बोलते हैं ना कि 100 में कुछ लोग ही समाज में चेतना पैदा कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना गाँव में मुर्गा होता ही, मुर्गा ही बाग देता है। 100 घरों का एक मुर्गा होता है। तो वैसे ही जो राजनीतिक मंच पे या राजनीतिक पटल पे जो महिलाएँ आती हैं, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से मोटिवेट होके आती हैं। कोई ना कोई विचार जो होता है उनके दिमाग नहीं, में बैठ जाता है। मैं ये जानना हुँ। चाह रहा हूँ कि विरोध किस तरह से झेलती हैं और आपने कैसे झेला? भाई विरोध तो होता ही होगा जब नहीं, सामाजिक विरोध स्तर पर देखो, निकलती हैं, विरोध ये कभी होता है, घर का होगा, कभी पड़ोस देखिए का होगा, विरोध कभी रिश्तेदारों का होगा। देखिए विरोध ऐसा होता है ना कि जब आप जाते हो ना, तो लोग ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, आपके आपके जाने से कहीं ऐसा ना हो घर में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, बच्चे की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओ, बच्चे आपके छोटे हैं और क्या बोलते हैं, आपको अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि किसी चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा है। और अगर हम आज अपने हक के लिए और समाज के लिए और क्षेत्र के लिए बात नहीं कर पाएँगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमको मौका ही ना मिले, क्योंकि हर रोज़ एक नया चेहरा आता है। तो फिर अगर हम उस चेहरे का इंतज़ार करते रहेंगे कि हमको, या उस समय का इंतज़ार करते रहेंगे कि हमको मौका मिलेगा, तो कभी मौका नहीं अच्छा, मिलेगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बड़े आसानी से मिल लेती हो आप लोग। अगर सत्ता मिली हुँ। तो महिलाओं के लिए 3 क्या काम करोगी या क्या चीजें मन में है जिनको प्राथमिकता दिलाने की कोशिश करोगी अपनी पार्टी से? और सबसे पहले देखिए, जो हमारी योजनाएँ समाजवादी पार्टी की थी, उस समय जब 2012 में हमारे अखिलेश भैया जी मुख्यमंत्री बने थे, तो वो योजनाएँ 2017 के बाद धीरे-धीरे खत्म हो गई, क्योंकि वो उनके द्वारा बनाई गई थी और वो उनको जितना उस चीज़ का फ़ायदा होना था, उसके बाद महिलाएँ बहुत आगे बढ़ी। तो हम उन योजनाओं को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, जो आज तक 2017 के बाद आज तक हमको ऐसा समझ में आया कि महिलाओं के लिए और भी कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 2012 से 2017 का दौर तो अलग था, पर जैसे-जैसे बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं, आज का डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो आजकल लोगों के पास फ़ोन होना बहुत ज़रूरी हो गया है, आजकल लोगों के पास एटीएम होना बहुत ज़रूरी हो गया है, आजकल लोग पैसा जेब में रखने से ज़्यादा फ़ोन में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग को ये सोचना है कि महिलाएँ जैसे अगर निकल रही हैं घर से या जा रही हैं, तो उनको उस तरह से सुविधाएँ दे सके, जिससे कि उनको किसी मोड़ पे कहीं पे खड़े होके कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए एटीएम की, तो एटीएम मशीन वहाँ अवेलेबल हो, ताकि महिलाओं को पैसे के लिए अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है या फ़ोन अवेलेबल नहीं है उनके पास, तो उससे वो यूज़ कर सके। और गाँव में आज भी स्थिति ऐसी है कि लोग फ़ोन तो रख रहे हैं, पर एटीएम नहीं है। पर एटीएम भी होना ज़रूरी नहीं कि हर समय उसके लिए फ़ोन तो काम ही मोदी हो। जी ने सबके खाते खुलवा ही दिए ना। तो खाते खुलवाने का मतलब ये थोड़ी है कि 24 घंटे बैंक खुला ही रहे। हम्म, बैंक ज़रूरी है, और गाँव में आप ये मान के चलिए 24 घंटे जो शहर में सुविधाएँ हैं, गाँव में आज भी नहीं है। और एक चीज़ मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि मैं गाँव में क्षेत्र में जाती हूँ, तो जैसे ही शाम होने लगती है, तो महिलाओं के लिए उस तरह की सुविधा नहीं होती कि वो अपने मतलब सरकारी साधन से अपने गाँव तक पहुँच सके, जहाँ पे उनको आधे घंटे का मतलब पहुँचने का डिस्टेंस रहता है, वहाँ पे उनको 2-2 घंटे लग जाता है, क्योंकि ऑटो फिर मिलते ही नहीं है, फिर मिल रहे हैं तो उसमें सवारी पूरी फुल आती है। तो ये सुविधाएँ, जैसे हम लोग को ये चीज़ अभी हम लोगों ने चीज़ देखी है, तो ये सुविधाएँ होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो एम्बुलेंस की सुविधाएँ और भी बढ़ाएँगे, अच्छा, जिससे लोकतंत्र में सिमी लगता है कि आवाज को रख लेना और उसको दबाया ना जाना, मतलब विपक्ष में रह के अपनी आवाज बुलंद करना, तो क्या लगता है मौकाए जो सरकार है इसमें अपनी आवाज को आप बुलंद करते हैं या दबाया जा रहा है आज सत्ता में? विपक्ष की आवाज को क्या एक तरह से दबाया जा रहा है या आप अपनी बात को अपने पटल पर अच्छे से रख लेते हो? हम लोग देखिए विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता का ही जो सदन में पक्ष विपक्ष का होने का मतलब ये होता है कि उनकी तानाशाही न चल सके और एक तरफ़ा डिसीजन ना हो। और अगर हम एक तरफ़ा डिसीजन, जैसे अगर मान लीजिए सरकार में पक्ष विपक्ष ना होता, तो पक्ष जो है, जिसकी सरकार मौजूदा सरकार है, वो हमेशा क्या करती कि वो अपना चीज़ थोपती रहती। जो भी उसको बनाना है, जो भी चीज़ लागू करना है, तो विपक्ष का नेता होना इसलिए ज़रूरी है कि उनको लगाम दे सके कि भैया आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हम भी नेता हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, और जनता ये नहीं चाहती कि आप ये करो।
आपकी सरकार भले है पर जनता ये नहीं चाह रही और जनता ये बर्दाश्त नहीं कर रही, तो आपका विपक्ष में होना जरूरी है। तो लोकतंत्र में यदि आप हो और संवैधानिक तरीके से अगर आप देखो तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की वजह से ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सकती है और सरकार पे लगाम लगाया जा सकता है। आपके आलोचक मैंने सोशल मीडिया देखा, उसमें ये कहते हैं कि महिला जो है, आपके बारे में लिखते हैं कि महिला नेता सिर्फ बयान ही देती है और मतलब सिर्फ बयानबाजी करती है, किसी काम वाम की नहीं है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे अपने मैं आलोचक इसमें को? तो यही कह सकूंगी कि देखिए, यदि अभी मैं विपक्ष में रह के इतना कुछ बोल पा रही हूँ, तो जब यदि मेरी सरकार अखिलेश भैया मुख्यमंत्री यहाँ पे 2027 में बनना तो उनका तय है, पर यदि मुझे कहीं ना कहीं मौका मिलता है सरकार में अपना बात रखने के, अपनी बातों के थ्रू जो जनता की समस्या है उनको बोलने का, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज को दिखाऊंगी भी। पर अभी मेरे पास सरकार तो है नहीं ना, मैं विपक्ष की हूँ, तो विपक्ष में तो बोलना ही तो मेन होता है और मैं बोल रही हूँ। सरकार से बोलना हो चाहे अपने मतलब जो मौजूदा बातों को लेके बोलना हो। अच्छा सिर्फ कम सवालों में कम जवाबों में हम कुछ चीजें जानना चाहेंगे। क्या योगी सरकार महिलाओं से डरती है? योगी सरकार महिलाओं से नहीं डरती है। योगी सरकार जो मौजूदा समस्याएं हैं उनका वो कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए उनको ये लगता है कि यदि हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हमारा सरकार के सामने हमारा जो ये है कि डबल इंजन की सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार, जो हमारे दोनों हम लोग एक मतलब क्या होता था, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार किसी और की रहती थी, भारत सरकार कोई और की रहती थी, जो हमारी, तो उसमें आता था कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो 2017 से डबल इंजन की सरकार चल तो रही है, इनफैक्ट 2014 से हमारी मतलब जो देश में बीजेपी चल रही है और 2017 से हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है। डबल इंजन की सरकार के 10 साल पुराने हो रहे हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर वो सवाल से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि महिलाओं से डर रहे हैं, तो उनको इस चीज को महसूस कर लेना चाहिए कि जनता उनके साथ खुश नहीं है और सरकार पूरी तरीके से अपनी सरकार चला सकती है जब जनता उनके साथ हो। अच्छा सिमी, टिकट को लेकर बड़ा होता है, महिलाओं के साथ बड़ी दिक्कतें होती है और कहीं ना कहीं सियासत कर रही हो तो कोई ना कोई तो ऐसा पटल चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मंच चाहिए जहाँ से जनता की समस्याओं का समाधान कर सको, यानी कि एक सदन, जैसे चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। टिकट क्यों नहीं मिलता सभी को, महिलाओं को, और जो 10-10 साल 5-5 साल आपकी पार्टी या कोई भी पार्टी में काम कर रही है उनको टिकट क्यों नहीं मिल पाता है? क्या वजह लगती है आपको, क्या कमियां होती है? टिकट देखिए, मैं अगर अपने पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं, तो मैं तो यही देखी हूँ, आज तक देखी हूँ कि मतलब अखिलेश भैया का जब से नेतृत्व रहा, जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, तो उन्होंने किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया और जो व्यक्ति टिकट ले रहा है वो पहले अपने आप में ये टटोल के देख ले कि क्या वो जीतने के बाद जनता की और क्षेत्र की क्या बात कर पाएगा, क्या रख पाएगा। सदन में जाके चुपचाप चुप्पी बांध के बैठना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के फेवर में नहीं होगा। अच्छा क्या राजनीति में महिलाएं सुरक्षित हैं? राजनीति में महिलाएं सुरक्षित हैं, पर समाजवादी पार्टी में सिर्फ समाजवादी पार्टी में और कहीं नहीं सुरक्षित? नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर हम राजनीति में जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2012 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं ज्यादा आई है। आपकी पार्टी के कई मंत्री हैं जो जेल में इसीलिए बंद है कि वो महिलाओं के साथ कुछ कर बैठे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम मैं अगर देखिए पार्टी की बात करूं तो पार्टी में हमारे ऐसे कोई नेता नहीं है जिनके साथ रेप और इस तरह का कोई कांड हुआ हो, और यदि अगर है तो वो जो मौजूदा सरकार है उनके द्वारा पीड़ित है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी सरकार में वो बाहर निकले। नहीं तो जब अगर मान लीजिए आपने मेरे समाज की बात करी तो मैं इस बात को छेड़ ही देती हूँ कि गायत्री प्रजापति जी ने जो उस समय किया था, उनको जिस महिला ने कहा तो वो महिला साफ साफ कही कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सरकार सिर्फ इसलिए भाग रही है, डर रही है कि कहीं अगर गायत्री प्रजापति जी फिर से बाहर आ जाएं तो एक भूचाल आ जाएगा, शेर आया, तो उनको बीच में छोड़ा भी गया था, पर जैसे बोला कि शेर आया तो फिर उनको जेल बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको प्रजापति समाज के साथ डर है कि प्रजापति समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और रहेगा और हमेशा कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति को जब से जेल में गए हैं उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहा हूँ और मैं अपने जितने भी वो है उनके जो दोस्त हैं और वो क्या बोलते वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाए। और पर बीजेपी में जितने भी
नेता हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल के अपने आप को सच बनाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि बीजेपी खुद अपने आप में एक वॉशिंग मशीन बनी हुई है कि कोई कितकत जनता समझ रही है। देखिए, जनता इस चीज को समझ रही है कि कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी है, कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी नहीं है। पर यदि आप वोट को ही आप किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लोगे, ईवीएम मशीन में आप इस तरह का सिस्टम बैठा दोगे कि वोट किसी को भी दे, वोट आपको ही मिल रहा है। आज आपने सिस्टम ऐसा बना लिया है कि ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हो कि जिसके बाद सरकार में आप बैठे हुए हो, क्या होता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यदि आप बहुमत से आते हैं ना, वो तो नहीं, आप जो कह रहे हो वो हम और आप कह रहे हैं ना, पर जनता कह रही है कि हम वोट दे ही नहीं रहे हैं तो ये जीत कैसे रहे हैं, और जब जीत नहीं रहे हैं तो इनको कौन जिता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, आज के समय में ये सवाल हर व्यक्ति कर रहा है, पर उसकी आवाज ऊपर तक पहुंचाने वाला विपक्ष का नेता कहीं ना कहीं दबाया जाता है। इसमें कभी ये लगता है कि महिला वोट बैंक सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है, मतलब चुनाव हुआ, महिलाओं का वोट ले लिया, उसके बाद काम खत्म? नहीं नहीं, नहीं, आप ये गलत सोच रहे हो। नहीं नहीं, क्योंकि अगर इस तरह का होता तो आज हम लोग समाजवादी पार्टी में जो हम लोग बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का हम लोगों को बैकवर्ड की तरफ जाना पड़ता है ना। हम लोग कहीं ना कहीं आगे होके बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं अखिलेश भैया के बारे में। अखिलेश भैया की जो योजनाएं थी 2012 से 2017 से, वो 17 तक तो हम उनको अगर जनता से और क्षेत्र में जाके बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं आजकल इस चीज को समझ गई हैं कि यदि सरकार आएगी तो समाजवादी पार्टी में ही हम सुरक्षित हैं। और रही बात, देखिए कहीं ना कहीं अगर सत्ता और मतलब पक्ष विपक्ष की बात आती है, तो जब आप पक्ष में बैठे हुए हो तो उनको तो ये पता है ना कि यदि उनका मतलब कोई बुराई करने वाला नेता है तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे, शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो वो तो होता ही होता है, पर हम लोग समाजवादी हैं और हम अखिलेश भैया के साथ हैं। और जब तक सरकार मतलब जो हमारी 27 में आने वाली है, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 2029 में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिमी हमसे बात करने के लिए। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री सिमी प्रजापति थी, जिन्होंने राजनीति के कई अनकहे राज भी खोले, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि महिला सुरक्षा पर भूमिका और सत्ता पर क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं होना चाहिए था। इस बेबाक बातचीत को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये बातचीत आपको कैसे लगी, और विपक्ष की महिला नेत्री सिमी प्रजापति जिस तरह से बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। देखने की बात यह है कि 27 के चुनाव में आखिर क्या परिणाम आएगा, लेकिन उनकी जो बात थी कि सत्ता पक्ष को आज क्या करना चाहिए, महिला सुरक्षा किस स्तर पर जा रही है। आशा करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलाएंगे आपको किसी खास मेहमान के साथ नए अपने पॉडकास्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।